नमस्ते। चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के और एगो कड़ी में आप लोग के स्वागत करत हैं जा। ई साप्ताहिक कार्यक्रम जोन ह आप ही लोग के स्वास्थ्य से जुड़ल है। जैसे कि जाने रह जा कि स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से ई कार्यक्रम आप लोग तक पहुंचावल जाला और ई हर सप्ताह एगो विषय पर हमने एक बातचीत करी रह जा और ई स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधि है जा स्टूडियो में आवेलन जा और ई हमनी के जानकारी देवेलन जा। त आज हमने एक बात करब जा मालौया बीमारी पर। यही खातिर हर बरिस 25 अप्रैल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मलेरिया दिवस भी मनावल जाला और ई आज ई बीमारी के बारे में जस्ती से जस्ती जानकारी दे खातिर स्टूडियो में हमनी के संगे हवन डॉक्टर अरुणा पोतीराम जी। आपके बहुत बहुत स्वागत करते हैं जा। धन्यवाद। श्रोताओं को मेरा प्रणाम। हाँ, तो डॉक्टर अरुणा जी, जैसे आप रीजनल पब्लिक हेल्थ सुपरिंटेंडेंट हवा, हाँ, तो हमने आपसे ई जाने खोज दी जा सबसे पहले जब हमने ई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मलेरिया दिवस मनाइला जा, काहे ई मनावल जाला? अ, मलेरिया दिवस हम इसे कहेंगे वर्ल्ड मलेरिया डे। हम्म, ये हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है और ये सिलसिला 2007 से शुरू हुआ। 2007 से पहले ये अफ्रीका मलेरिया डे के रूप में मनाया जाता था, हम्म, लेकिन फिर WHO द्वारा निर्णय लिया गया कि मलेरिया केवल अफ्रीका ही की नहीं बल्कि पूरे विश्व की समस्या है। तो 2007 से इसे पूरे विश्व द्वारा मनाया जाने लगा, इसलिए इसे हम कहते हैं वर्ल्ड मलेरिया डे। हम्म, और इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य है सभी लोगों को इस बीमारी के बारे में जानकारी देने का, उन्हें जागरूक करने का कि ये बीमारी क्या है, कैसे फैलती है, इससे कैसे बचाव किया जा सकता है और इस क्षेत्र में कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं और कौन से नए कदम उठाए जा सकते हैं ताकि इस बीमारी पर काबू पाया जा सके, इसे पूरी तरह समाप्त किया जा सके। क्योंकि आज भी मलेरिया एक बहुत बड़ी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है और जहां आज पूरा विश्व कोविड-19 पेंडेमिक से जूझ रहा है, हमें भूलना नहीं चाहिए कि मलेरिया के भी हर साल लगभग 250 से 300 मिलियन केसेस दर्ज किए जाते हैं और 6 से 7 लाख लोगों की मृत्यु इस बीमारी की वजह से होती है। तो इस दिन के माध्यम से हम लोगों को जानकारी देते हैं इस बीमारी के बारे में, उन लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं, उन्हें जागरूक करते हैं कि कैसे साथ मिलकर इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। और इस दिन पर सभी सरकारी और गैर सरकारी संगठन साथ मिलकर एक ही उद्देश्य के लिए काम करते हैं कि हमें मलेरिया का निवारण करना है। और हर साल इस दिन पर एक विषय रखा जाता है और इस साल का विषय रखा गया है एडवांस इक्विटी बिल्ड रेजिलियंस एंड मलेरिया, यानी कि सभी देशों में सभी लोगों द्वारा समान रूप से कार्य करने चाहिए ताकि इस बीमारी से होने वाली परेशानियों से बचा जा सके, इसकी मृत्यु दर को कम किया जा सके और इसे एलिमिनेट, इसका निवारण किया जा सके। जैसे हमने कई कार्यक्रम भी कर लिए हैं जा ये मलेरिया पर, मलेरिया बीमारी पर, जिसे आप काफ़ी विस्तार से बोला कि हर तरह के कदम उठावल जाला ताकि ये बीमारी से सकब जा बचे। लेकिन मलेरिया जोन है एगो मच्छर के कटला से फैलेला, त एकर कौन तरह के खतरनाक स्थिति पैदा हो सकी एगो आदमी के जब ई मच्छर कटलक और ई बीमारी ह कैसे कैसे फैली? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये मच्छर द्वारा फैलने वाली एक बीमारी है और इसका जो मच्छर है वो है फीमेल एनोफिलस मच्छर और ये मच्छर हमारे देश में है और हमारे देश पर मलेरिया का खतरा बना हुआ है। हालांकि हमारे देश में 1973
को मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था WHO द्वारा। और फिर 1997 के बाद अभी तक हमारे देश में मलेरिया का कोई भी इंडिजिनस केस नहीं आया है, लेकिन हर साल हमारे देश में मलेरिया के इम्पोर्टेड केसेस आते रहते हैं। आपने गत वर्ष के अगर स्टैटिस्टिक्स देखी हो तो गत वर्ष मलेरिया के 12 इम्पोर्टेड केसेस दर्ज हुए थे। और हमारा देश एक ट्रॉपिकल कंट्री है, तो मलेरिया जो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल देशों में ज़्यादा होता है। और जहाँ जहाँ मच्छर ज़्यादा होते हैं, जैसे आपने कहा ये मच्छर के काटने से फैलता है, तो जितने ज़्यादा मच्छर होंगे तो उतने ही ज़्यादा मलेरिया के फैलने की संभावना है। तो हमारा देश का जो क्लाइमेट है, तापमान, ह्यूमिडिटी, और आपने जैसे कहा मच्छर, जितनी ज़्यादा बारिश होती है उतने ज़्यादा मच्छर होते हैं। और आजकल आपने देखा कि काफ़ी बारिश हो रही है, जो साइक्लोनिक वेदर है, तो इन सब की वजह से मच्छर बहुत ज़्यादा पनप रहे हैं और इनकी वजह से मलेरिया होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। हमारे देश के कई अन्य देशों से ट्रैवल और ट्रेड लिंक्स हैं, जैसे व्यापार होता है, लोग आते जाते हैं, तो उन देशों में जहाँ पर मलेरिया है उनमें आने जाने वाले लोगों की वजह से, उनके व्यापार की वजह से मच्छर के हमारे देश में आने की और मलेरिया के आने की संभावना है। तीसरी बात है, कई दूसरे देशों से जहाँ पर मलेरिया है वहाँ से लोग आते हैं काम करने, तो इसके द्वारा भी मलेरिया आ सकता है। तो इन सब के वजह से हमारे देश में मलेरिया होने की संभावना है, क्योंकि वेक्टर जो है मलेरिया का मच्छर फीमेल एनोफिलियस वो हमारे देश में मौजूद है। मलेरिया एक प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। जैसे कि कुछ बीमारियां वायरस के कारण होती है, अभी आपने सुना कोविड-19 एक वायरस के कारण होती है, कुछ बीमारियां बैक्टीरिया के कारण होती है, तो ये बीमारी एक प्रोटोजोआ के कारण होती है। जैसे मैंने बताया, इसका नाम है प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम 4 तरीके का होता है: प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल और मलेरी। ये 4 मेन प्रकार के प्लाज्मोडियम हैं। और ज़्यादातर जो मामले हमारे देश में देखे जाते हैं वो हैं फाल्सीपेरम और वाइवेक्स के, और फाल्सीपेरम से ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी होने की और मृत्यु होने की संभावना होती है। और ये जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, ये इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस के काटने से फैलता है। होता ये है कि फीमेल एनोफिलस मच्छर जब एक मलेरिया के मरीज़ को काटता है तो वो मच्छर खुद इन्फेक्ट हो जाता है। वो जो प्रोटोजोआ हैं मलेरिया के मरीज़ में, वो मच्छर के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और जब ये इन्फेक्टेड मच्छर किसी अन्य व्यक्ति को काटता है तो फिर वो उस व्यक्ति को इन्फेक्ट कर देता है। और ये मच्छर ज़्यादातर शाम के समय काटता है, रात के समय, और जमा पानी पर अंडे देता है। तो मच्छर के काटने से अगर बच सके तो मलेरिया का काफ़ी हद तक बचाव हो सकता है। मलेरिया के मच्छर के काटने से और लक्षण होने के बीच लगभग 10 से 15 दिन लग सकते हैं। इसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। और जब इन सिम्टम्स होना शुरू होते हैं तो व्यक्ति को बुखार आता है। इसका बुखार ऐसा होता है, इसमें काफ़ी तेज़ ठंड लग के बुखार होता है, कपकपी होती है, जिसे हम कहते हैं फीवर विद चिल्स एंड राइगर्स। और तेज़ बुखार लगभग 4 से 6 घंटे के बाद उतर जाता है, पसीना आता है, और फिर बुखार उतरने के बाद फिर से आ सकता है। इस बुखार का एक पैटर्न होता है जिसे हम कहते हैं कोल्ड, हॉट एंड स्वेटिंग स्टेज। और फिर हो सकता है कि बुखार रोज़ आए, जैसे कि कुछ प्रोटोजोआ में, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम में, कुछ में होता है हर दूसरे दिन आए, और कुछ में होता है हर तीसरे दिन आए। तो ये एक लक्षण होता है। अन्य लक्षण हो सकते हैं जैसे किसी भी आम फ्लू के होते हैं। व्यक्ति के सर में दर्द हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, बदन में दर्द हो सकता है, थकान महसूस हो सकती है, कमज़ोरी हो सकती है, उल्टी, दस्त, नौजिया हो सकता है। तो ये सब लगभग 10-15 दिन में ठीक हो जाते हैं। लेकिन कई बार बीमारी गंभीर रूप धारण कर सकती है, और स्पेशली जो प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम है, जैसे मैंने आपको पहले बताया,
और बच्चों में विशेषकर। अरुणा जी, जैसे आप बोला कि एगो आदमी के जब ई मच्छर काटेला, हाँ, और ई मलेरिया होई के जस्ती चांस रहेला। जब एगो आदमी के ई मच्छर कटलक, मान ला वो नहीं जानलक कि ओकरा ई मच्छर कटले बाते, जोन दिजा एफेक्टे बाती, हाँ, तो ऐसे में अगर उ सावधानी नहीं बरती, दुखते लगी नहीं जाए, तो ओकरा कौन तरह की खतरा हो सकी? अ, देखिए, हमने जैसे आपको बताया कि मलेरिया के जो लक्षण हैं वो किसी भी आम फ्लू की तरह ही होते हैं। हम्म, तो अगर आपको मलेरिया के कोई भी लक्षण हो रहे हैं और अगर विशेषकर अगर आप किसी ऐसी कंट्री से ट्रैवल करके आए हैं जहाँ पर मलेरिया है, तो हम आपको सलाह देंगे कि आप तुरंत डॉक्टर के पास जाकर कंसल्टेशन कराएं, सलाह लें। वो आपको सलाह देंगे कि आपको खून की जांच करनी है, क्योंकि अगर आपने मलेरिया का इलाज समय पर नहीं लिया तो इससे गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है और ये बीमारी दूसरे लोगों में भी फैल सकती है। यानी ई किसी भी समय मान ला जैसे मच्छर उत्पन्न हुआ था, जैसे पानी बरसल त जहाँ पानी जमा बाते हो जा पर ही मच्छर पैदा हो गल, यानी साल भर एकर उत्पन्न होई की संभावना बा। जी हाँ, जहाँ जहाँ पानी जमा होता है वहाँ वहाँ मच्छर पैदा हो सकते हैं, लेकिन गर्मी में जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, बारिश ज़्यादा होती है, साइक्लोन वेदर होता है, तो इन सब में मच्छरों के पनपने की संभावना ज़्यादा होती है। मच्छरों को ठंड पसंद नहीं है। ज़्यादातर अगर 16 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा तापमान होता है तब मच्छरों के पनपने की संभावना ज़्यादा रहती है। लेकिन आजकल आपने देखा जैसे पूरे साल बारिश होती है, तो जहाँ जहाँ पानी जमा रहेगा वहाँ पर मच्छर होने की संभावना अवश्य रहेगी। यानी जल्द से जल्द चाहेला कदम उठावे के, यानी सरकार के तरफ से जब ऐसन मौसम के सामना हमने करी राजा, तो ओकरा साल भर परेला ई सब कदम उठावे के, जैसे फॉगिंग करे के या फिर दवाई छिड़के के। जी हाँ, सरकार द्वारा तो बहुत कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर एक मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम है, जिसके तहत पूरे साल अ, हम मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए एक इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। तो इसके तहत केवल स्वास्थ्य मंत्रालय ही नहीं बल्कि अन्य मंत्रालयों का भी सहयोग लिया जाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा तो पूरे साल लार्विसाइडिंग, जहाँ जहाँ पर पानी जमा होता है उन ब्रीडिंग ग्राउंड्स का सर्वे किया जाता है, उन पर लार्विसाइडिंग, उन पर दवाई छिड़की जाती है। और फोगिंग, जहाँ जैसे आप कह रहे हैं, तो वो फोगिंग जब पॉजिटिव केसेस डेंगू के डिटेक्ट होते हैं तब हम फोगिंग करते हैं, लेकिन लार्विसाइडिंग पूरे साल एक रेगुलर साइकिल पे सभी हेल्थ ऑफिसेज द्वारा किया जाता है। हेल्थ ऑफिसेज के जो हेल्थ इंस्पेक्टर्स हैं वो मॉस्किटो ब्रीडिंग प्लेसेस का भी सर्वे करते हैं और जनता को नोटिस इश्यूज करते हैं इनको एलिमिनेट करने के लिए, इनको सफाई करने के लिए। जो भी वेस्टलैंड्स, बेयरलैंड्स वगैरह हैं तो उनको सफाई करने के लिए भी नोटिस दिए जाते हैं, ताकि जो भी मॉस्किटो ब्रीडिंग प्लेसेस हैं वो ख़त्म की जा सकें। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, लोकल गवर्नमेंट, एसएमएफ, इन सब का भी सहयोग लिया जाता है ताकि सारे जो मॉस्किटो ब्रीडिंग प्लेसेस हैं उन्हें हम अवॉइड कर सकें, उन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं। साथ साथ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जनता का भी सहयोग लिया जाता है ताकि सारी जो मॉस्किटो ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं वो हटाए जा सके। हम जनता को सलाह देते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, उनको जागरूक करते हैं ताकि वो अपने घर आंगन को साफ रखें, घर के आसपास पानी ना जमा होने दें, जो भी कूड़ा करकट है उसे बंद कूड़ेदान में रखें, जो भी वाटर स्टोरेज टैंक्स वगैरह हैं वो कवर करके रखें। तो अगर आप पानी जमा नहीं होने देंगे, अपने वातावरण को साफ रखेंगे तो मच्छर कम होंगे। तो सरकार द्वारा तो वेक्टर कंट्रोल के लिए बहुत कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन हमें भी चाहिए कि हम उसमें अपना सहयोग दें। इसके साथ साथ सरकार द्वारा अन्य भी कदम उठाए जाते हैं, जैसे कि जो भी
विदेश से आने वाले जहाज और हवाई जहाज हैं, हम्म, उनका हेल्थ इंस्पेक्टर्स की निगरानी में डिसइंसेक्टेशन किया जाता है। और जो भी वहाँ से आने वाले यात्री हैं, उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करके उनका फॉलो अप किया जाता है रीजनल हेल्थ ऑफिसर्स द्वारा, हम्म, और उसका एक प्रोटोकॉल है। तो ये दूसरा है जिसको हम सर्विलेंस कहते हैं। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए, ताकि मलेरिया हमारे देश में फिर नहीं आए। बिल्कुल। हाँ, और ई जैसे आप शुरू में बोला कि ई मलेरिया जोन ह ई हमने कोविड के सामना करत हैं जा, फिर भी ई मलेरिया जोन ह ई खतरनाक ह, जानलेवा ह, ई खातिर चाहेला पूरा सावधानी बरते के हर तरह के जोन नियम बाते ओकर चाहेला पालन करे के। लेकिन मलेरिया के कोनो वैक्सीन बाते? जी हाँ, अक्टूबर 2021 से डब्ल्यूएचओ ने एक वैक्सीन RTS AS01, उसको जैसे कॉमर्शियल नेम है मॉस्कीरिक्स नाम से है, हम्म, और वो 5 महीने से ज़्यादा उम्र के बच्चों में लगाने के लिए अनुमति दी गई है। हम्म, और बाकी अन्य वैक्सीन पर अभी रिसर्च जारी है। हम्म, तो ये पहला वैक्सीन है जो किसी भी पैरासाइट डिजीज़ के खिलाफ बना है। और इसे जहाँ पर ज़्यादा मलेरिया फैलता है, ज़्यादातर अफ्रीकन देशों में, तो वहाँ पर इसे इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है। लेकिन जब तक अन्य वैक्सीन्स नहीं उपलब्ध हैं, तो हमारे देश में अभी तक इस वैक्सीन की उपलब्धि नहीं हुई है। यानी ई हैजा पर एकर केवल इस्तेमाल नहीं होवेला। अफ्रीका में पायलट बेसिस पर 5 महीने से अधिक उम्र के बच्चों में लगाया जा रहा है, और इसकी 4 डोजेज लगाई जाती हैं। बिल्कुल, हाँ, यानी एक साल में 4 गो डोज। नहीं नहीं, हाँ, कुछ अंतराल पर प्रोटोकॉल के हिसाब से हाँ, 4 डोजेज इसकी लगाई जाती हाँ। हैं। तो मॉरिशस में अभी मलेरिया के जो मामला बाते स्टैटिस्टिक के मुताबिक कितना हुई? जी हाँ, अभी हमारे देश में, जैसे मैंने आपको बताया कि 1997 से कोई भी इंडिजिनस केस यानी कि लोकल केस डिटेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन हर साल थोड़े बहुत इम्पोर्टेड केसेस देखे जाते हैं, और जो लास्ट स्टैटिस्टिक्स है उसमें, उसके हिसाब से हमारे देश में गत वर्ष मलेरिया के 12 केसेस डिटेक्ट हुए थे। लेकिन लगातार, जैसे मैंने आपको बताया, कि हमारे देश पर इसका खतरा बना हुआ है, और अगर रोकथाम के कदम जारी नहीं रखे गए तो मलेरिया फिर से हमारे देश में इंट्रोड्यूस हो सकता है। बिल्कुल। हम आपसे ये जाने कुछ थी कि अभी जैसे आप लोग मंत्रालय में हवा जा, जैसे आप रीजनल पब्लिक हेल्थ सुपरिंटेंडेंट हवा, तो आपके निगरानी में काफ़ी कुछ करल जाला ई मलेरिया के नियंत्रित करे खातिर। जी हाँ। हाँ, तो अगर एगो आदमी के मलेरिया बा, ओके मच्छर काट दिलक, तो ऐसन मरीज के ओकरा कहाँ रखल जाला, कौन व्यवस्था करल जाला? जी हाँ, हमारे देश में मलेरिया के इलाज का एक नेशनल प्रोटोकॉल है। इसके हिसाब से कोई भी मलेरिया का केस उसको हेल्थ इंस्टीट्यूशन में रखना आवश्यक है। मरीज चाहे तो सरकारी अस्पताल में दाखिल हो सकता है, चाहे तो क्लिनिक में उसे भर्ती किया जा सकता है, लेकिन उसे कहीं पर भी भर्ती होना ज़रूरी है। भर्ती होने के तुरंत बाद उसके खून की जांच की जाती है, और फिर कंफर्मेशन के तुरंत बाद ही उसका इलाज शुरू किया जाता है। और ये इलाज चाहे पब्लिक सेक्टर हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, या प्राइवेट सेक्टर हो, सरकारी डॉक्टर्स द्वारा ही इसका इलाज दिया जाता है। और ये इलाज सभी को मुफ्त में दिया जाता है। ये भी मलेरिया के कंट्रोल का एक बहुत बड़ा कदम सरकार द्वारा उठाया जाता है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय के कर्मचारी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों में एंटी मलेरियल ट्रीटमेंट देते हैं। मलेरिया के मरीज़ की रोज़ मॉनिटरिंग की जाती है, उसकी रोज़ ब्लड स्लाइड्स भेजी जाती हैं, और जब देखा जाता है कि अब वो इन्फेक्टिव नहीं है, यानी कि हम देखते हैं कि 2 स्लाइड्स में जब मलेरियल पैरासाइट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, यानी कि अब वो इन्फेक्टिव नहीं है, तब हम उसे अस्पताल से डिस्चार्ज देते हैं। और डिस्चार्ज देने के बाद भी
उसका रेगुलर फॉलो अप प्रोटोकॉल के हिसाब से किया जाता है। कई मरीजों का 3 महीने तक और कई मरीजों का 1 साल तक फॉलो अप किया जाता है। मलेरिया के सभी मरीजों के खून की जांच सरकार द्वारा, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर, विक्टोरिया हॉस्पिटल के मलेरिया लैब में मुफ्त में की जाती है। और ये सुविधा भी मुफ्त है, चाहे पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर। डॉक्टर अरुणा जी, जिससे हम आपसे ई सवाल करी रही, एगो मरीज के जब मलेरिया हो गल ओकरा कौन तरह के सेवा देवल जाला, कौन कौन इलाज प्रदान करल जाला, एकर अलावा और कौन कौन व्यवस्था बाती मंत्रालय की तरफ से? जैसा कि हमने आपको बताया कि मलेरिया के मरीज़ को हम अस्पताल में भर्ती करके तुरंत उसका इलाज करते हैं और उसकी मॉनिटरिंग की जाती है और रेगुलर फॉलोअप किया जाता है। इसके साथ साथ जो हेल्थ ऑफिस के हेल्थ इंस्पेक्टर्स हैं, उनके द्वारा मलेरिया के मरीज़ के घर के आसपास और जहाँ पर वो भर्ती है वहाँ पर लार्विसाइडिंग की जाती है और देखा जाता है कि मॉस्किटो ब्रीडिंग प्लेसेस तो नहीं है और उनको एलिमिनेट करने के लिए नोटिस दिए जाते हैं। वेक्टर बायोलॉजी और कंट्रोल डिवीज़न द्वारा उनके घर के आसपास देखा जाता है कि मच्छर है या नहीं है, वेक्टर सर्विलेंस की जाती है और वहाँ के लोगों को सलाह दी जाती है कि अगर उनमें मलेरिया के कोई भी लक्षण हो तो वो तुरंत आकर डॉक्टर से सलाह लें। उनके घर के आसपास उनके फैमिली मेंबर्स और जो आसपास के लोगों की कांटेक्ट ट्रेसिंग की जाती है, उनके खून की भी जांच करी जाती है, उनके घर के आसपास फीवर सर्वे किया जाता है। तो इन सब के करने से हमारा उद्देश्य ये है कि हम मलेरिया को फैलने से बचाएं। तो अरुणा जी, हैजा परी हमनी के समय के कमी बातें ई खातिर आखिर में हम आपसे बोलती कि आप कौन सी बोलबा सलाह के रूप में? जी हाँ, हम सलाह के रूप में यही कहना चाहेंगे कि मलेरिया हमारे देश में न फैले और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप स्वयं अपना बचाव करें, मच्छरों को काटने से बचें। विशेषकर शाम के समय आप लंबी बाहों के, पैरों को कवर करने वाले कपड़े पहनें, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स या स्प्रे यूज़ करें, वेप, मॉस्किटो कॉइल्स ये सब इस्तेमाल करें। रात के समय आप अपने दरवाजे खिड़की को बंद करें और अपने घर और आसपास के वातावरण को साफ रखें, सुथरा रखें और पानी न जमा होने दें और अपना सहयोग सरकार को देते रहें ताकि हमारा जो खूबसूरत टापू है उसमें फिर से मलेरिया ना हो। बिल्कुल, हाँ। तो डॉक्टर अरुणा जी, आपके बहुत बहुत धन्यवाद देवब्जा। धन्यवाद। जी हाँ, आज जैसे हमने एक मलेरिया बीमारी के बारे में आप लोग के जानकारी दे लीजा। मलेरिया जोन है ई मच्छर के कटला से होवेला, लेकिन बहुत सावधानी चाहेला बरते के ताकि मच्छर उत्पन्न नहीं हुई और इस सरकार के तरफ से भी काफ़ी कदम उठावल जाला। आप लोग के भी चाहेला ध्यान दे के, तबे आप लोग के स्वास्थ्य अच्छा रही और ई मच्छर के कटला से भी आप लोग सकबजा बचे। तो हमने यही उम्मीद करते जा कि आज के कार्यक्रम में जोन जोन जानकारी प्राप्त होल उस सब पर आप लोग विशेष रूप से ध्यान देबजा। तो चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई करी के हैजे परी विराम देवजा और एगो कार्यक्रम के संगे आप लोग से मुलाकात करब जा। अभी खातिर हमनी के और हमनी के पूरा टीम के आज्ञा देवजा। नमस्ते।